माधोपुर गांव के सुनसान जंगल, जहां ना बंदा और ना ही बंदी की जात, पूरा इलाका मौत की आगोश में सोया हुआ था। और इसी मौत की शांति को चीरते हुए एक कार बीच जंगल से तेजी से गुजर रही थी और इस कार को चला रहा था राज मन ही मन को सोचता हुआ कार को बेसुध रफ्तार दिए जा रहा था। तभी अचानक बगल की सीट पर रखा उसका फोन बजने लगा। राज के मोबाइल पर उसके जिगरी दोस्त वरुण का कॉल आ रहा था। क्या हुआ वरुण, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। 15 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरी नाम होगी और तू कब मेरे पैसे देगा? अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, अब फोन रख। इतना कहकर राज ने फोन रखा ही था कि अचानक ही उसकी कार धक्के खाकर बंद पड़ गई। अरे नहीं यार, अब एक और नई मुसीबत नहीं, प्लीज यार। राज अपनी किस्मत को कोसता हुआ खुद से कह ही रहा था कि अचानक उसके आसपास का नजारा देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसका खून सूखने को हो गया था। राज की कार गांव के पुराने खंडहर के ठीक सामने खड़ी थी। नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस जगह कैसे आ गया? मैं तो... इतना कहकर राज हड़बड़ी में बार बार कार की चाबी घुमाए जा रहा था और कार भी घी घी करके आवाज तो करती लेकिन चालू नहीं होती। वो महज कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर चुका था, पर उसकी पहली और आखिरी कोशिश में कोई फर्क ही नहीं था। वो हर बार नाकामयाब ही हुआ था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो हवेली जा रहा था और इस कार को भी अभी खराब होना था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राज गुस्से में अपना माथा खुजलाता हुआ कार से बाहर आकर खड़ा हुआ था, पर इससे पहले वो कार का बोनट खोल खराबी को देख पाता, उसे अचानक ही अपने पीछे एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत की तय की हुई जगह पर कितनी आसानी से पहुंच जाता है, पतिदेव। आवाज सुनते ही जब राज ने पीछे मुड़कर देखा तो शादी के लाल जोड़े में एक हवा में खड़ी झूल रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि राज की पत्नी चंदा थी, जो अब एक भूत बन चुकी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिससे खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं वापस आ चुकी हूँ पतिदेव, और तुमने मुझे जो इतना सारा प्यार दिया था, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें थोड़ा प्यार लौटाऊं। इतना कहकर चंदा की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में मौत का सन्नाटा था, जो इस वक्त सिर्फ राज को सुनाई दे रहा था। राज भी चंदा की भयानक हंसी सुनकर चीखने लगा था। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना होशो हवास खोकर एक दिशा में दौड़ पड़ा, पर अभी राज कुछ ही दूर गया था कि चंदा ने अपनी शक्तियों से राज को खंडहर के अंदर पटक दिया, जिसके सामने उसकी कार अचानक से खराब पड़ गई थी। राज चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, चंदा उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसको हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दो चंदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने पति को माफ नहीं करोगी तुम? पर इससे पहले राज अपनी बात पूरी कर पाता, चंदा ने एक झटके में उसका सिर उसके धड़ से अलग कर फेंका। राज एक पल में जिंदा से मुर्दा हो चुका था। ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज, लेकिन मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे भी मैं इसी खंडर में लाकर मौत के घाट उतारूंगी। चंदा ने अपने दुख को याद कर बस इतना कहा और हवा में गायब हो गई। कुछ देर बाद वरुण ने राज को फिर से कॉल किया, पर अब उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। लगता है इसकी भी नियत में खोट आ गया है। अभी कुछ देर पहले ही तो बात हुई थी, फिर अचानक से उसका फोन नॉट रीचेबल क्यों आने लगा? कहीं वो वापस... वरुण जो बात कहने जा रहा था उसे वो सोचकर ही डर गया था। क्या हुआ वरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना?
इस राज ने मुझसे एक डील की थी जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अभी ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल करके कोई नया बहाना बना देता है। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त बस पैसा। अब सो भी जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। आराध्या ने वरुण से चिढ़ते हुए कहा, फिर गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। पर लाइट बंद होते ही अचानक ही वरुण को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसे अपनी आंखों के सामने चंदा का भयानक रूप दिखा था। पर यह चीख सुनकर आराध्या, उसकी पत्नी, नींद से जाग पाती। चंदा ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। इस बार भी चंदा की इस हंसी में वरुण को मौत का सन्नाटा सुनाई दे रहा था, जिसे सुन वो डर के मारे चिल्लाने लगा। और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या जाग उठी। क्या हुआ वरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? आराध्या का सवाल सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, हाँ शायद कोई बुरा सपना देखा था। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। वरुण ने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। पर अचानक ही वरुण का यह बर्ताव देख आराध्या की नींद उड़ चुकी थी और इस रात के बाद से वरुण की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं चंदा की आत्मा नजर आने लगी और वो इसी तरह डर जाता और चीखें मारता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही वरुण चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या भी इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि वरुण इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। पर उसके लाख पूछने पर भी वरुण ने एक शब्द तक नहीं कहा था, लेकिन शायद आराध्या मन ही मन इस राज का पर्दाफाश करने की ठान चुकी थी। वरुण, उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा राज की तरह तुम्हें भी मार देगी। एक बार फिर जब वरुण चादर के अंदर अपनी आंखें बंद करके अपने डर को समेट रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे चंदा ने अभी अभी उससे ये सब कुछ कहा। और इतना सुनते ही वरुण झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई है, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा, लेकिन आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे चल दी। वरुण घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। फिर कुछ दूर चलने के बाद वरुण उसी पुरानी खंडहर के सामने आकर रुक गया। चंद्रमुखी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। बताओ, राज ने तुम्हें कहाँ दफनाया है? वरुण के इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिर एक झोंके ने वरुण को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक मारा। इधर वरुण को आवाजें लगाते हुए आराध्या भी खंडहर के अंदर आ पहुंची थी। और जब वरुण ने अपनी पत्नी आराध्या को अपने सामने खंडहर में देखा तो उसके भी होश उड़ गए थे। तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। वरुण, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? बताओ मुझे सच जानना है। अपनी पत्नी आराध्या की बात सुनकर वरुण को अब उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं लगा। राजवेंद्र और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी चंद्रमुखी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी और उसी हवेली में वो कथक सीखा करती थी। मैं और राजवेंद्र चंद्रमुखी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो हम में से कोई एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी राजवेंद्र करेगा और हवेली अपने नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। लेकिन शादी के बाद चंद्रमुखी हवेली राजवेंद्र के नाम करने को तैयार नहीं थी और राज अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और राज ने प्लान बनाया कि चंदा को रास्ते से हटा देते हैं। फिर इसी प्लान को अंजाम देते हुए एक रात राज ने चंदा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको यहाँ लेकर आए और हमने उसे जिंदा ही इसी खंडहर में दफना दिया। और अगली सुबह राज ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि चंद्रमुखी एक कैरेक्टरलेस औरत है
वो शादी होने के बाद अपने आशिक के साथ कहीं भाग गई है। पुलिस ने पैसे की वजह से मामले की छानबीन अच्छे से नहीं करी और जैसे राज ने बोला पुलिस ने मान लिया और रिपोर्ट बनाकर दे दी। फिर क्या था, जैसे ही गांव वालों को रिपोर्ट का पता चला सबने चंद्रमुखी को बाजारू कहना शुरू कर दिया। चंदा के पिता जो पहले गांव में सिर उठाकर घूमा करते थे, उन्होंने इस जिल्लत की वजह से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। हमें लगा अब सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर अचानक ही कोर्ट ने इस मामले में स्टे ऑर्डर लगा दिया, वरना अब तक हवेली राज के नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी चंद्रमुखी वापस कैसे आ गई, और उसने कहा भी कि उसने अपने पति राजवेंद्र को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। पूरी कहानी जान आराध्या तो मानो जिंदा लाश बन गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पति वरुण का चेहरा ये भी है, पर अब वो एक पत्नी भी थी, इसलिए उसने भी बहुत सी पत्नियों की तरह अपने पति की काली करतूतों को छिपाने में उसकी मदद करने लगी। बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई थी तुम लोगों ने? हम उसका अंतिम संस्कार आज ही करेंगे। आराध्या की इस बात पर वरुण कुछ बोलता, इससे पहले ही उनके सामने चंद्रमुखी आ खड़ी हुई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए थे। मैंने कहा था लोग मौत की जगह पर कितनी आसानी से आ जाते हैं, जैसे राज आया था और जैसे तुम आए हो। ये कहते हुए चंद्रमुखी ने वरुण को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन को दबाए जा रही थी, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फटने को हो गई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ चंद्रमुखी, मेरे सुहाग को उजाड़कर मुझे बर्बाद मत करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और जो मेरे सुहाग ने मुझे बर्बाद किया उसका क्या? उसका हिसाब है तुम्हारे पास? जो जिल्लत मेरे बाबा ने सही उसका हिसाब है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ना, ना ही कभी हो सकता है। भूलना मत, एक पत्नी होने से पहले तुम एक औरत हो और औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं शायद इनको माफ कर भी देती अगर इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बनाकर मेरे बाबा की इज्जत का यूं मजाक न बनाया होता, इसलिए मैं तो अपना बदला लेकर रहूंगी। ये कहते हुए चंद्रमुखी ने गुस्से में वरुण की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि वरुण की आंखों की पुतलियां फटकर उसकी आंखों से बाहर लटक गई थी। पर इतने पर भी जब चंद्रमुखी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने वरुण के मुर्दा शरीर को खंडहर की दीवार पर दे मारा और अगले ही पल दीवार पर लगे खूंटे पर वरुण का मुर्दा शरीर किसी कसाई के दुकान में लटके गोश्त की तरह झूलने लगा था। मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारे पति से भी गंदी मौत दे सकती हूँ, लेकिन मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे पति का एक अधूरा काम पूरा करना है। उसने जो गलत किया तुम जाकर उसे सही करो, वरना तुम तक पहुँचने के मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। ये कहते हुए चंद्रमुखी एक हवा के झोंके की तरह आराध्या के जिस्म में समा गई और धीरे धीरे उसके पैर कथक की धुन पर थिरकते हुए खंडहर से बाहर की ओर चल दिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। मेरी लालच की वजह से आज मैं पूरी तरह लुट गया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें सतर्क होने की चेतावनी भी दी थी, मगर तुम अपने लालच में इतना अंधे हो गए थे कि मुझे ही अपना दुश्मन समझ बैठे। हाँ मेरे दोस्त, तूने अपनी दोस्ती निभाई, तुमने समझाया था मुझे, पर मैंने तुम्हारी एक ना सुनी और देखो आज मेरी क्या हालत हो गई है। रमेश जोर जोर से रोने लगा। रमेश और सचिन कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों बहुत होशियार भी थे। कॉलेज के हर फंक्शन में वो हिस्सा भी लेते थे। उनके टैलेंट की वजह से वो पूरे कॉलेज में फेमस भी थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ कॉलेज जाना, पढ़ाई करना। दोनों भी अपने गांव से दूर शहर आए थे पढ़ाई के लिए। बचपन गांव में गुजरा था, इसलिए रमेश के घर वालों ने उसकी शादी भी जल्दी कर दी थी। रमेश की पत्नी गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती। रमेश रोज उनसे फोन पर बातें करता और 15 दिन में एक बार अपने गांव जाता था। रमेश का घर बहुत ही छोटा सा था। उसके माँ बाप भी गरीब थे, लेकिन वो संतुष्ट थे अपने जीवन में। लेकिन रमेश खुश नहीं था। वो जब से शहर गया था उसे वहां की रौनक अच्छी लगने लगी थी और वो भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। एक दिन कॉलेज के बाद रमेश ने वहां से गांव जाने की बस पकड़ ली और गांव आया। बेटा, तू आता है तो मन को सुकून आता है। हाँ, तू नहीं होता तो घर एकदम सूना सूना लगता है।
चलो अभी कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। सबने खाना खाया। सोते वक्त रमेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कॉलेज के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी है। ऐसा क्या करूं कि कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा सकूं। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन वो गांव में घूमने निकला। अपने गांव की पहाड़ी इलाकों में वो अकेला चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, हाथ में एक लाठी जिस पर एक सांप का मुंह था, दूसरे हाथ में एक कमंडल था और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। उसने रमेश से मदद मांगी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी जरा मदद कर दो। इस रास्ते से कुछ ही दूर आगे एक पानी का झरना है, मुझे वहां से पानी लाकर दोगे? बदले में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। हाँ हाँ जरूर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश ने तांत्रिक का कमंडल उठाया और पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में रमेश वापस आया और उसने तांत्रिक को पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई भी एक समस्या दूर करूंगा। समस्या ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर मैं भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी पैसा हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, पर मेरे नसीब में ये सब कहाँ। नसीब को भी बदलने की ताकत रखते हैं हम। मतलब आप क्या करेंगे? तुझे सब पता चल जाएगा। अगली पूर्णिमा को मुझे तुम यहीं पर मिलना, तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। रमेश को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा शायद ये तांत्रिक ढोंगी है, इसीलिए पहले उसने ध्यान नहीं दिया। उसी दिन शाम को रमेश शहर लौट आया और अपने कमरे में चला गया। अरे रमेश, तू आ गया, बताया भी नहीं। चलो ठीक है, घर में सब कैसे हैं? अब सब ठीक है भाई, चलो मैं कुछ देर आराम करता हूँ, सुबह फिर कॉलेज के लिए निकलना है। अगले कुछ दिन तक रमेश का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। वह अक्सर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। फिर उसे याद आया कि तांत्रिक ने उसे अगली पूर्णिमा को मिलने के लिए बुलाया है। रमेश के मन में ये बात घर करने लगी थी कि वो तांत्रिक ही उसकी मदद कर सकता है। वह अगली अमावस्या को गांव आ गया और जहां उसे वो तांत्रिक मिला था, उसी जगह वो तांत्रिक का इंतजार करने लगा। रात होने को आई, फिर भी वो तांत्रिक वहां पर और नहीं आया। रमेश को अब गुस्सा आने लगा था। ये क्या बेहुदा मजाक किया उस तांत्रिक ने मेरे साथ। मुझे यहाँ की रात को बुलाकर खुद ही कहीं गायब हो गया। अगर मदद ही नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं ही पागल था जो उसकी बातों में आ गया और चला आया। खैर, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर रमेश वहां से निकलने ही वाला था कि जैसे ही पलटा, सामने देखा कि वो तांत्रिक उसके पीछे खड़ा था। रमेश उसे देखकर एकदम से डर गया। क्या यहाँ से जाने की सोच रहे थे? तुम चाह कर भी यहाँ से जा नहीं पाते। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? यहाँ जो भी आता है अपनी मंजिल पाए बिना लौटता नहीं। तुम आए हो तो अपनी मंजिल जरूर पाओगे। हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा इसके लिए? मेरे पीछे आओ। रमेश उस तांत्रिक के पीछे पीछे घने जंगलों में चलता गया। थोड़ी ही देर में वह एक सुनसान जगह पहुंच गया, जहां चारों तरफ घने पेड़ थे और बीच में मिट्टी का घेरा था। तांत्रिक ने वहां पहले से ही काले जादू की सारी तैयारी कर रखी थी। तांत्रिक पहले हवन कुंड के पास बैठा और मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने रमेश को एक लाल रंग के घेरे में बैठने के लिए कहा। रमेश जैसे ही घेरे में बैठ गया, घेरे के चारों ओर आग जलने लगी। यह देख रमेश घबरा गया। घबराओ मत, यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तांत्रिक की पूजा खत्म होने को आई थी कि तांत्रिक के पीछे एक भयानक बड़ा सा काला साया आ गया। रमेश ये देख डर के कांपने लगा और अगले ही पल वो काला साया हवन कुंड के बाजू में रखे नारियल में कैद हो गया। फिर उस नारियल को तांत्रिक ने एक सफेद कपड़े में लपेटा और रमेश को दिया और कहा, इसे अपने घर में एक साफ सुथरी जगह पर रखना।
और हर अमावस्या और पूर्णिमा को इसे 1 कटोरी पालक, 2 बाजरे की रोटी और थोड़ा सा मांस चढ़ाना होगा, वो भी बिना भूले, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज से ठीक 7 महीने बाद तुम्हें इस बयांगी को मुक्त करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रमेश ने तांत्रिक की सारी शर्तें मान ली और उस बयांगी भूत को अपने साथ शहर ले आया और अपने कमरे में छिपा दिया। कुछ दिनों बाद सचिन और रमेश की परीक्षा खत्म हो गई। जल्दी ही उन दोनों को अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और देखते ही देखते रमेश की तरक्की होने लगी। रमेश हर अमावस्या को बिना भूले बयांगी को खाने की सारी चीज देता, कभी कभी वो मांस भी मांगता। लेकिन सचिन की तरक्की नहीं हो रही थी। वो जिस पोस्ट पर था वो वहीं रह गया, लेकिन वो खुश था अपनी कमाई पे। रमेश ने जल्दी ही अपना खुद का बिजनेस ओपन किया। कुछ दिन बाद वो शहर में एक मकान खरीद लेता है और अपने माता पिता को शहर में लाता है। क्या बात है रमेश, देखते ही देखते तुमने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? अरे ये बहुत लंबी कहानी है। तुझे याद है पिछली बार मैं गांव गया था, तब हुआ ये। रमेश ने सचिन को सारी बात बताई। सब सच सुनने के बाद सचिन को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने रमेश को समझाने की कोशिश की। देख रमेश, तू अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब सही चीज नहीं है यार। ऐसी चीजों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि अंत में बहुत बुराई होता है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, इसीलिए तू ये सब कह रहा है। नहीं रमेश, तू मुझे गलत समझ रहा है यार। मैं तेरी खुशी में क्यों जलूंगा? मैं तेरा दोस्त हूँ और इसीलिए तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। भला तुम जलते हो मुझसे, मेरी कामयाबी से। तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रमेश की बात सुनकर सचिन को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चुपचाप चला गया। दूसरे दिन ऑफिस में सचिन फिर से रमेश से मिलने आया और उसे समझाने लगा, लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी और सचिन को धक्का दिया और वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रमेश अपनी कामयाबी में मग्न होने लगा। उसे जैसे पैसों का नशा ही चढ़ गया हो। वो शराब पार्टी करने लगा। उसके ऐसे बर्ताव के कारण उसके माता पिता भी चिंतित होने लगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और आखिरकार यानी कि 7 महीने पूरे हो गए। शर्त के अनुसार उसे बयांकी को 7 महीने के बाद पहली अमावस्या को मुक्त करना था। लेकिन रमेश के मन में पैसों का इतना ज्यादा लालच आ चुका था कि वो बयांकी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर वो उसे मुक्त कर देगा तो फिर से गरीब बन जाएगा, फिर से वही बदतर जिंदगी जीनी होगी। नहीं, मैं फिर से वही पुरानी जिंदगी जीना नहीं चाहता। इतनी मुश्किल से तो ये सब पाया है मैंने। अमावस्या की रात को जब रमेश अरमद से सो रहा था, तब जो नारियल तांत्रिक ने उसे दिया था उसमें हलचल होने लगी और उस नारियल को बीच में चीरा लग गया। उसके अगले दिन रमेश अपने ऑफिस गया और जब वो ऑफिस से वापस घर लौटा तो सामने का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि एक भयानक राक्षस उसके सामने खड़ा है जो पूरे काले रंग का है। उसके माता पिता की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, जैसे कि उनके शरीर में खून ही ना हो। और वो राक्षस अब रमेश को भी खून की नजर से देख रहा था। उसने जैसे ही रमेश के पास जाने की कोशिश की, तभी वहां सचिन आ गया। उसने उस बयांकी भूत को एक रुद्राक्ष की माला दिखाई और उसने उस माला को बयांकी भूत के गले में डाल दी। जैसे ही वो माला बयांकी के गले में पड़ी, वो जलकर खाक हो गया। उस नारियल के भी 2 टुकड़े हो गए। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। रमेश को इस बयांकी भूत से आजादी तो मिल गई थी। रमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसके पैसों की लालच ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। शांति, तू उसे कुछ बोलती क्यों नहीं है? सबके सामने उसने तेरी इतनी बार बेइज्जती करी है। तू है कि देवी की मूर्ति बनी सब कुछ सहती रहती है। छोड़ ना प्रिया, हिना ना समझ है। अब उसके जैसे मैं भी बन जाऊं तो भला क्या फर्क रह जाएगा उसमें और मुझ में? बंद कर ये सब बकवास। ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। और वैसे भी मैं तुझे क्यों समझा रही हूँ?
तू जा और हर बार की तरह अकेले कमरे में खुद को बंद कर और खूब रो। इससे आसान रास्ता नहीं है तेरे पास, समझी? और सुन ले, अगर वक्त रहते तूने कुछ नहीं किया ना तो देखना तेरा बॉयफ्रेंड भी एक दिन उसके बिस्तर पर ही मिलेगा। प्रिया शांति से ये सब कहते हुए अपने रास्ते को चली गई। शांति भी प्रिया की बातों को सोचते सोचते घर आई और घर आते ही उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। फिर एक कोने में बैठी रोने लगी। दरअसल शांति को हिना रोज स्कूल में बोला किया करती थी, जैसे चार लोगों के बीच शांति के कपड़ों का, उसकी शक्ल का, सूरत का मजाक बनाना, उसे नीचा दिखाना। हालांकि दोनों स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन हिना को शांति फूटी आंख नहीं सुहाती थी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था विवेक। दरअसल हिना विवेक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन विवेक तो शांति से प्यार करता था। और शांति है कि विवेक को घास तक नहीं डालती थी, क्योंकि शांति को लगता था कि विवेक भी उन्हीं लड़कों में से है जो शांति के साथ केवल सोना चाहता है। पर पिछले कुछ महीनों में शांति की ये सोच बदलने लगी थी। उसके दिल में भी विवेक के लिए प्यार पनपने लगा था। पर फिर जब हिना का जन्मदिन था तो उसने पूरी क्लास को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया। इस पार्टी में शांति और प्रिया भी आए थे। शांति इस पार्टी में ये सोचकर आई थी कि वो आज विवेक से बात करेगी, उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मौका देगी। इसी सोच के साथ जब उसने विवेक को ढूंढना शुरू किया तो पूरे घर में विवेक उसे कहीं नहीं दिखा। लेकिन फिर अचानक ही उसकी नजर एक कार की बैक सीट पर पड़ी। उसने देखा विवेक और हिना दोनों किसी सांप के जोड़े की तरह बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये देखकर शांति का दिल टूट गया था, लेकिन उसके आंख से आंसू का एक कतरा नहीं गिरा। वो बस प्रिया का हाथ पकड़कर तुरंत ही पार्टी से सीधा घर आ गई और एक बार फिर बाथरूम में खुद को बंद कर रोने लगी। यार, पहले पता होता कि तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है तो मैं तुझसे पहले ही दोस्ती कर लेती। खामखा हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में इतना गलत गलत सोच रखा था। क्या है ना, तू भी लगता है तुझे आज चढ़ गई है। मैं कहती हूँ तू अपने बॉयफ्रेंड विवेक को कॉल करके बुला ले, वो तुझे घर छोड़ देगा। क्यों प्रिया, सही कह रही हूँ ना मैं? शांति, हिना और प्रिया तीनों शांति के घर पर बैठे दारू पार्टी कर रहे थे और बीते 3 महीने में शांति और हिना की अच्छी जमने लगी थी। हालांकि प्रिया को शांति और हिना की अचानक हुई इस गहरी दोस्ती में अक्सर कुछ काला दिखाई देता था, लेकिन प्रिया बिना किसी से कुछ कहे इन सब बातों को अपने अंदर ही दबा लेती थी। क्या तुझे भी चढ़ गई है क्या? पर तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर तू किसे बुलाएगी? शांति ने प्रिया से कहा था, पर यह बात सुन हिना जोर जोर से क्यों हंसने लगी थी। वैसे बॉयफ्रेंड तो तेरा भी हो सकता था शांति, लेकिन बेचारा नाड़े का जरा ढीला निकला। शांति और प्रिया दोनों समझ गए थे कि हिना विवेक की बात कर रही है, पर शांति ने हिना से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद उसके सामने जाकर वो बोली कि जब किसी को नशा हुआ ही नहीं है तो एक गेम खेलते हैं, देखते हैं केवल लोग बातें करना जानते हैं या फिर उन्हें निभाना भी। शांति की बात सुनते ही हिना ने तुरंत जोश में कहा, हाँ ये करी ना तुमने कुछ इंटरेस्टिंग बात। बताओ क्या गेम है, फिर मैं दिखाती हूँ मुझ में कितनी हिम्मत है। तुम दोनों को यूं चुटकियों में नहीं हरा दिया ना तो मेरा नाम भी हिना नहीं। हिना का ये जोश देखकर शांति ने उसे गेम के बारे में बताते हुए कहा, क्या तुमने बेबी ब्लू के बारे में सुना है? बेबी ब्लू? देख, शादी से पहले सेक्स तो किया है, लेकिन शादी से पहले बच्चा नहीं कर सकती मैं, वो भी नीला। हिना ने शांति की बात खत्म होते ही अपना गंदा जोक सुना दिया था, पर फिर शांति ने उसे बेबी ब्लू के बारे में बताते हुए कहा, हिना मैं जानती हूँ हम सब में से हिम्मत वाली लड़की तुम ही हो, इसलिए सबसे पहले ये गेम तुम्हें ही खेलनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इस गेम के बारे में जान लो। तो बेबी ब्लू खेल खेलने के लिए पहले आपको बाथरूम में जाना होता है और लाइट दरवाजा बंद करना होता है। फिर आपको शीशे में देखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है जैसे कि कोई बच्चा आपके हाथ में हो और बिना रुके 13 बार बेबी ब्लू नाम लेना होता है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अचानक से अपनी बाहों में एक अदृश्य बच्चे का वजन महसूस करते हैं। फिर वो बच्चा थोड़े थोड़े समय में बड़ा होता जाता है और उसका वजन बढ़ता जाता है। आपको महसूस होगा कि वो बच्चा आपको खरोच भी रहा है, पर इससे पहले कि वो बच्चा भारी हो, आपको इस अदृश्य बच्चे को बाथरूम में बहा देना होगा और बाथरूम से बाहर आ जाना होगा। यदि आप जल्दी बाथरूम से बाहर नहीं आते हैं तो आपको शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देगी।
और वो जोर से चिल्लाएगी कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, और शीशा तोड़कर वो बाहर भी आ जाएगी। और अभी तक आपने उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो वो औरत आपको मार डालेगी। तो हिना, क्या तुम ये गेम खेलने के लिए रेडी हो? शांति की बात सुनकर हिना ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर फिर अचानक ही दहाड़े मारकर हंसने लगी। क्या शांति, मैं तो तुम्हें एक सिंसियर लड़की समझती थी, और तुम क्या ये बेबी ब्लू रेड येलो का गेम खेलने के लिए बोल रही हो? गेम नहीं खेलना है तो साफ साफ बोल दो कि तुमने हार मान ली है। तुमको भूतों से डर लगता है, फिर मैं और प्रिया ही इस गेम को खेलेंगे। हिना कभी हार नहीं मानती, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। बंद करो लाइट, मैं भी देखती हूँ ये बेबी ब्लू गेम किस चिड़िया का नाम है। जोश में सबसे कहते हुए हिना खड़ी हो गई थी। उसने बचा हुआ अपना दारू का गिलास भी एक घूंट में अपने गले के अंदर उड़ेल लिया था। फिर लड़खड़ाते हुए वो सीधे बाथरूम की ओर चल दी। शांति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये किस अनहोनी को अंजाम देने जा रही हो तुम? प्रिया ने शांति से दबी आवाज में कहा था, पर इससे पहले शांति प्रिया की बात का जवाब देती, हिना ने बाथरूम जाते जाते एक बार फिर पूछा, तेरा बार बोलना है ना? हाँ, तेरा बार, शीशे में देखकर। शांति ने हिना से कहा और फिर तुरंत ही पूरे घर की लाइट बंद कर दी। इसके बाद जैसे ही हिना ने बाथरूम में खुद को बंद किया, शांति ने भी बाथरूम को बाहर से लॉक कर दिया था और हिना का फोन लेकर उस पर कुछ लिखने लगी। इधर बाथरूम में हिना ने पहले तो एक कैंडल जलाई, फिर शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हुलिया ठीक किया। फिर जैसा जैसा शांति ने उसे गेम के बारे में बताया था, हिना भी ठीक वैसा करने लगी। उसने पहले अपने हाथ को ऐसा किया जैसे कि उसकी गोद में कोई बच्चा हो। फिर शीशे में खुद को देखकर बेबी ब्लू पुकारने लगी। पहले 3 से 4 बार तो हिना को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने बेबी ब्लू का नाम आगे पुकारा, उसे शीशे में पहले तो अपने पीछे हल्का हल्का किसी का अक्स महसूस हुआ और फिर धीरे धीरे उसे अपनी गोद में कुछ चीज महसूस होने लगी। ये वो पहला लम्हा था जब हिना को डर का एहसास हुआ था, और जब 13वीं बार हिना ने बेबी ब्लू बोला तो उसे अपनी गोद में एक बच्चे का वजन महसूस होने लगा था। और अगले ही पल हिना के हाथों पर नाखूनों के निशान उभरने लगे। शांति का कहा सच हो रहा था, वह बच्चा हिना के हाथों को नोच रहा था। अपने हाथों से निकलता खून देखकर हिना का सारा नशा एक पल में उतर गया। उसने तुरंत ही अपने हाथों को झटका और बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद है, हिना का डर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। डर के मारे उसने दरवाजे को इतनी जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया था कि उसके खुद के हाथ लहूलुहान हो चुके थे। लेकिन उसे बस किसी भी तरह इस बाथरूम से बाहर निकलना था। पर अभी तो ये बस हिना के बुरे वक्त की शुरुआत भर थी, क्योंकि उसे अब अपने पैरों पर भी किसी के खुरचना महसूस होने लगा था। उसने जब नीचे देखा तो उसके पैर भी पूरी तरह से उसके ही खून में सन चुके थे। बाथरूम में अब हर तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था कि अचानक ही उसे आईने में भी एक औरत का अक्स साफ दिखने लगा था, जो बेहद डरावना और खूंखार था। और औरत हिना को देख बस एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। उस औरत का चेहरा इतना भयावह था कि हिना की रूह तक कांप गई थी। इस वक्त उसकी आंखों के सामने एक भयानक औरत का अक्स था और नीचे उसके पैरों के पास क्षेत्र का बच्चा। ये सब देख हिना समझ गई थी कि अब उसका जिंदा बचना नामुमकिन है, पर फिर भी उसने आखिरी सांस तक दरवाजा पीटना नहीं छोड़ा। हिना चीखती रही और दरवाजा पीटती रही। इधर प्रिया और शांति बाथरूम के बाहर खड़े होकर हिना की चीखें सुनते रहे। इसी बीच प्रिया ने शांति को एक गिलास थमाते हुए कहा, अब मिली तेरे कलेजे को ठंडक? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ वक्त। इससे पहले शांति अपनी पूरी बात कर पाती, बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज सुन रही थी और अगले ही पल शीशा टूटने से गई और फिर इसके कुछ सेकंड बाद ही सारी आवाजें शांत हो गई। चीयर्स, अब आया असली मजा। ये कहते हुए शांति ने प्रिया से चीयर्स किया और एक बार में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। शांति के चेहरे पर अब एक सुकून वाली मुस्कान थी। उसे पता चल चुका था कि हिना अब इस दुनिया में नहीं है। पर फिर तभी दरवाजे पर कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कार में विवेक आया था। दरअसल जब हिना जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब शांति ने उसके फोन से विवेक को मैसेज कर
अपने घर पर बुला लिया था। लो विवेक भी आ गया। ये कहते हुए शांति दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक ही कुछ कदम बाद लड़खड़ाता हुआ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। एक पल को उसे समझ नहीं आया कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, पर फिर भी प्रिया उसकी आंखों के सामने आई। शांति, अब तुम चैन से सो जाओ। बहुत बदला बदला खेल लिया तुमने, और वैसे तो तुम्हें पता ही है, लेकिन मरते वक्त भी ये सुन लोगी तो शायद नर्क में दूसरों को भी बता पाओगी। वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रिया ने शांति से कहा और फिर हर बढ़ते कदम के साथ और उसकी आंखों के ठीक सामने विवेक खड़ा था। प्रिया भी बल खाती अदाओं से एक एक कदम बढ़ाते हुए विवेक के गले जा लगी और एक बार फिर कार के सामने अचानक एक लेडी आ गई थी। तेज रफ्तार से चलती हुई कार को ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाता, उस औरत का एक्सीडेंट हो गया। खून की छींटों से कार का पूरा शीशा लाल हो गया। कार जाकर नाइट लैंप की पोल से टकराई। ड्राइवर का स्टीयरिंग से सर फट गया और वो बेहोश हो चुका था। लुसियाना जब कार के पीछे देखी तो अजीब सी चालों वाली वो औरत ऐसे चली जा रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी वो अचानक पीछे मुड़ी और डरावनी शक्ल वाली वो औरत इन लोगों को देखकर जोर से हंसने लगी। फिर वो अजीब तरह से डांस करने लगी। लुसियाना भी वहीं बेहोश हो गई। किसी तरह कार ड्राइव कर डिनो पास के एक हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बाद जब लुसियाना की आंख खुली, हेलो डिनो, हम कहाँ हैं? ड्राइवर का क्या हुआ? वो लेडी कौन थी जो अजीब तरह से डांस कर रही थी? डॉक्टर ने बहुत कोशिश की पर ड्राइवर को बचा ना सके। उस लेडी के बारे में कोई नहीं जानता। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ, लेकिन वो कौन थी? इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी उसे कोई चोट नहीं पहुंची। देखो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। उस घटना के बारे में ज्यादा मत सोचो। रात के 2 बजने वाले हैं। चलो अब सो जाओ। डिनो और लुसियाना दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लुसियाना पानी पीने के लिए उठती है तो खिड़की से देखती है कि वही डांसिंग लेडी स्ट्रीट लाइट पर चढ़कर उसे देख रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो डांसिंग लेडी एकाएक जोर से हंसने लगती है और स्ट्रीट लाइट के ऊपर ही बेहतरीन डांस करने लगती है। ये सब देख लुसियाना डिनो को कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसकी हलक से आवाज नहीं निकलती। वह किसी प्रकार कांच के गिलास को नीचे गिराती है। फर्श पर गिलास गिरते ही उसके कांच टूटने की आवाज से डिनो जाग जाता है। वह देखता है कि बदहवास लुसियाना खिड़की के पास खड़ी है। अरे लुसियाना, खिड़की के पास क्या कर रही हो? पानी पीनी थी तो मुझे उठा देती। कोई बात नहीं, कांच टूट गया है तो मैं अभी इसे साफ कर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो फिर आ गई खिड़की के नीचे। अरे कौन है खिड़की के नीचे जिसे तुम दिखाना चाहती हो? वही डांसिंग लेडी। अरे कहाँ कोई है? कोई डांसिंग लेडी नहीं है। अरे वो एक घटना था, उसे भूल जाओ। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वही डांसिंग लेडी स्ट्रीट लाइट पर डांस कर रही थी। वो देखो सामने रोड के उस पर अभी भी वो स्ट्रीट लाइट हिल रहा है। लुसियाना, वो तुम्हारा भ्रम है। देखो बाहर हवा चल रही है, उसी से स्ट्रीट लाइट का पोल हिल रहा है। अरे तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। अभी वो डांसिंग लेडी यहीं पर डांस कर रही थी। तुम लोग समझ नहीं पाओगे, मैं पागल हो जाऊंगी। लुसियाना की चिल्लाहट को सुनकर नर्स और डॉक्टर कमरे में आ जाते हैं। डिनो डॉक्टर को बताता है कि लुसियाना अभी तक वो घटना को भूल नहीं पाई है। उसी के चलते इसे बाहर सब जगह वही डांसिंग लेडी दिखाई दे रही है। अभी वो डांसिंग लेडी लुसियाना को स्ट्रीट लाइट के पोल पर डांस करती दिखी है। देखिए, क्योंकि वो घटना लुसियाना के सामने हुई है, इसलिए इतनी जल्दी उसको भूलना मुश्किल है। मैं उन्हें नींद की दवाई के साथ एक इंजेक्शन दे रहा हूँ ताकि वो आराम से सो सके। आराम इनके लिए अभी बहुत जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर, किसी भी तरह से लुसियाना ठीक हो जाए।
2 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद डिनो लुसियाना को लेकर अपना देश इटली की राजधानी रोम पहुंचता है। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है। एक रात 1:30 बजे जब लुसियाना को किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की और एक्सीडेंट होने की आवाज सड़क पर से सुनाई देती है तो वो उठकर खिड़की से बाहर देखती है। बाहर जैसे ही उसकी नजर कार के बोनट पर जाती है तो वो सिहर उठती है। वही डांसिंग लेडी एक्सीडेंट हुए कार के ऊपर चढ़कर डांस कर रही थी। लुसियाना जोर से चीखती है, डीनो उठो, नीचे देखो, एक कार एक्सीडेंट की है, उसके ऊपर वो डांसिंग लेडी डांस कर रही है, उठो जल्दी उठो। वो डांसिंग लेडी यहाँ भी आ गई। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? अरे माय स्वीट हार्ट, अब क्या हो गया? अब इतनी रात को यहाँ किसका एक्सीडेंट हो गया है? वो देखो, एक्सीडेंट का किए हुए कार पर नीचे कैसे वो डांसिंग लेडी बेतरतीब डांस कर रही है। कहाँ कोई डांस कर रही है? लगता है तुमने आज दवा नहीं खाई है, इसलिए तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है। चलो मैं तुम्हें दवा खिला देता हूँ, इससे अच्छी नींद आएगी तुम्हें। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे वो डांसिंग गर्ल हमेशा दिखती है, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं दिखती। ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो डांसिंग गर्ल है, लगातार वो हमारा पीछा कर रही है। तुम मुझे समझने की कोशिश करो, ये जरूर एक दिन हमारी जान लेकर जाएगी। ओके बाबा, कल हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। लो अभी ये दवा खा लो। अभी भी तुम नहीं समझ रहे? मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो डांसिंग लेडी बार बार मुझे दिख रही है, उसके बारे में पता करना होगा। ओके, एक बार साइकियाट्रिस्ट से पहले देख लेते हैं, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। दूसरे दिन डिनो लुसियाना को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है। वो उसे कुछ दवाई देता है और योगा करने का सलाह देता है। लेकिन 2-4 दिन बाद शाम के समय जब लुसियाना अपने लॉन झूले पर बैठी थी, तभी वो डांसिंग गर्ल बिल्कुल पास से दिखी। जिस झूले पर लुसियाना झूल रही थी, बिल्कुल उसके पास वाले झूले पर आकर डांस गर्ल फिर से जोर से हंसी और बेदर्दी डांस करने लगी। लुसियाना जोर से चिल्लाते हुए लॉन से भागना चाही, लेकिन वो आधे रास्ते में ही बेहोशी में गिर पड़ी। अब डिनो भी समझ चुका था कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य आत्मा इसे परेशान कर रही है। तब उसने डांसिंग गर्ल के बारे में पता लगाना शुरू किया। सर्बिया के एक पॉप से पता चला कि वो अदृश्य आत्मा एक सर्बियन डांसिंग गर्ल है। अगर किसी को वो दिखाई देती है तो उसका सबसे करीबी रहस्यमय तरीके से मर जाता है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन तुम लोग मेरी बात मान कहाँ रहे हो? डीनो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे पॉप की हर बात थोड़ी ना सच होती है। ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बहन इस्बेला के पास पेरिस चलते हैं, वहाँ के आबो हवा में तुम्हारा मन भी लगेगा। सच कह रहे हो, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। शादी के बाद वो कितनी बार बोल चुकी है आने के लिए। और ठीक है, मैं आज ही फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता हूँ। दूसरे दिन दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। इस्बेला दोनों को देख बहुत खुश हो जाती है। इस्बेला के हस्बैंड शिप पर गए हुए थे, उनकी सर्विस शिप पर थी, इसलिए वो प्रायः शिप पर ही रहते थे। इस्बेला, लुसियाना और डिनो ने पेरिस में खूब मौज मस्ती की। इसी बीच डिनो को एक कीड़ा काट लिया। कुछ दिनों बाद डिनो बीमार हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन सारा रिपोर्ट सही होने के बावजूद डिनो की हालत लगातार खराब होता चला गया। एक दिन, लुसियाना, वो देखो, वही डांसिंग गर्ल तुम्हारे पीछे है, भागो वहां से। अरे मेरे पीछे तो मेरी सिस्टर इस्बेला है। लगता है भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं, ये इस्बेला नहीं, डांसिंग गर्ल है। देखो देखो, वो डांस कर रही है। लुसियाना पलटकर देखती है तो इस्बेला सचमुच डांस कर रही थी। इससे पहले कुछ समझ पाती, वो पलटकर देखती है कि डिनो भी लड़खड़ाते हुए उसी तरह डांस कर रहा है। डांस करते करते वो गिर जाता है। लुसियाना दौड़कर उसके पास जाती है, कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर डिनो को मरा हुआ घोषित कर देता है। लुसियाना रोने लगती है। जबकि इस्बेला और उसके हस्बैंड कई दिनों बाद शिप से लौटे थे, तभी वे देखते हैं कि लुसियाना जोर जोर से घर के अंदर रो रही है। पता चलता है कि वो पिछले 1 सप्ताह से यहाँ आई हुई है। शायद डांसिंग लेडी ही इस्बेला बनकर इन दोनों के साथ 1 सप्ताह से रह रही थी। पोस्टमार्टम में सारा रिपोर्ट सही आता है। दोनों के मरने का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं
तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।